अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन। बच्चों आज ना मैं होम्योस्टेसिस यानी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है ना। मतलब कि आपकी बुक में चैप्टर नंबर 15 लिखा होगा, वो इसलिए लिखा होगा क्योंकि भाई जो आपकी फर्स्ट ईयर में आप 14 चैप्टर पढ़ के आ गए ना, तो अभी 15वें से स्टार्ट होगा, ठीक है, और 28वें पे जाके ख़त्म हो रहा होगा। लेकिन अगर ऐसी सीक्वेंस नहीं है 1 2 है तो बेटा ये आपका फर्स्ट चैप्टर है जो कि बेटा जोलॉजी का है, ठीक है ना। ये पहला चैप्टर है जोलॉजी का जिसका नाम है होम्योस्टेसिस। तो सबसे पहले हम समझते हैं बेटा होम्योस्टेसिस क्या। बेटा होम्योस्टेसिस सेट ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है, ठीक है। एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसके ज़रिए आपकी बॉडी अपने इन्वायरमेंट को, अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को क्या करती है, कांस्टेंट रखती है, ठीक है। उसमें कोई चेंज नहीं आता। देखो बाहर या ना में टेम्परेचर कुछ भी हो रहा है, ठीक है, बाहर के इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंज आ रहा है, लेकिन आपका बॉडी का इन्वायरमेंट एक जैसा रहता है बेटा। एक ऐसे रेगुलेटरी मैकेनिज्म को हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस, ठीक है ना, ठीक है। तो सेट ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट, यानी कि एक ऐसा रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जिसके जरिए आपकी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट हमेशा क्या रहता है, मेंटेन रहता है, कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना, विद इन अ सुइटेबल लिमिट। सर्टेन स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो उतना ही रहता है। और बेटा हम चलते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस की तरफ। तो देयर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस, ठीक है ना। ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड थर्मो रेगुलेशन। मेरा बेटा अगर क्या नाम है ये पेपर में कभी आता तो ऐसे ही आता है कि डिफाइन होम्योस्टेसिस एंड एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। ये सब वो बातें बेटा जो कि आपने क्लास 10 में पढ़ी हैं, ठीक है ना। अब ये एस्पेक्ट ऑफ होम्योस्टेसिस दिया, 3 एस्पेक्ट ऑफ होम्योस्टेसिस। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, ठीक है ना। बेसिकली ये मेंटेनेंस होता है वाटर एंड सॉल्यूट का, लेकिन आपकी बॉडी में ज़्यादा कंटेंट सॉल्ट का है, तो ये मेंटेनेंस है वाटर एंड सॉल्ट का, ठीक है ना। एक्सक्रीशन क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट या फिर बॉडी वेस्ट, ठीक है ना। थर्मो रेगुलेशन क्या है, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर इज नोन है थर्मो रेगुलेशन। एक्सक्रीशन क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी वेस्ट। ऑस्मो रेगुलेशन हम और डेप्थ में पढ़ते हैं भाई, मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंडीशन, वाटर एंड सॉल्ट और सॉल्यूट कंसंट्रेशन इन बॉडी। इसके ऐसे मैकेनिज्म को हम बोलते हैं बेटा ऑस्मो रेगुलेशन। मैंने आपको क्या बताया, ऑस्मो रेगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में वाटर और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन का मतलब होता है मिकदार को मेंटेन रखता है। ऑस्मोटिक प्रेशर या वो प्रेशर होता है जो कि क्या नाम है वाटर के मॉलिक्यूल्स लगाते हैं, तो हम इसको हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी इसीलिए बोलते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स लगाते हैं। हाइड्रो मीन्स वाटर होता है। सपोज कर लो ये जो आपको पर्पल सा स्क्वायर नजर आ रहा है ना, ये एक सेल है और सेल के अंदर है वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो ये अंदर वाले वाटर के मॉलिक्यूल्स सेल की सरफेस के ऊपर, सेल की वॉल के ऊपर ये प्रेशर लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ये अंदर वाटर के मॉलिक्यूल इसलिए प्रेशर लगाते हैं ताकि बाहर के मॉलिक्यूल्स और अंदर ना जाए, क्योंकि बाहर क्या नाम है बाहर के मॉलिक्यूल्स और अंदर ना जाए, क्योंकि अंदर कुछ ज़्यादा ही वाटर के मॉलिक्यूल्स हो गए। जब ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे तो वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे सेल की वॉल के ऊपर ताकि बाहर वाले वाटर के मॉलिक्यूल अंदर ना जाए, क्योंकि अंदर काफ़ी मॉलिक्यूल्स अभी प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। तो इस किस्म के प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर का ज़्यादा, तो इसका मतलब ये कि सेल के अंदर वाटर ज़्यादा आएगा। वाटर अगर ज़्यादा है बेटा तो वाटर ना बेटा ऑस्मोसिस पता क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है मूवमेंट ऑफ वाटर। ऑस्मोसिस क्या होता है बच्चों, ऑस्मोसिस होता है मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। मतलब एक मेम्ब्रेन से वाटर क्रॉस करना फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। यानी बेटा पानी हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा, पानी हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा। तो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये कि वाटर इनसाइड द सेल ज़्यादा आएंगे, ठीक है ना। तो वाटर फिर मूव करेगा आउटसाइड, ठीक है ना। तो आउटसाइड अगर वाटर मूव कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस। आपको पता है ना ऑस्मोसिस की भी 2 टाइप है, एंडोऑस्मोसिस पानी अगर अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है तो एक्सोऑस्मोसिस। तो इस केस में सेल श्रिंक हो जाएगा, यानी फ्लैसिड हो जाएगा, और सेल श्रिंकेज को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस। क्या बोलते हैं बेटा, प्लाज्मोलिसिस। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, केस नंबर 2 आ गया, केस नंबर 2 आ गया। ऑस्मोटिक प्रेशर कम है तो बेटा इसका मतलब ये कि वाटर इनसाइड द सेल कम है। अगर वाटर कम है तो बाहर पानी ज़्यादा होगा, है ना। तो वाटर मूव इनसाइड द सेल, तो वाटर फिर सेल के अंदर आ जाए। इस केस में क्या होगा, सेल स्वेल हो जाएगा, यानी कि फूल जाएगा, टर्जिड हो जाएगा, जिसको हम बोल रहे हैं डी प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर नॉर्मल है, ठीक है, तो ना ही तो कोई वाटर बाहर जाएगा, ना ही तो अंदर आएगा, ठीक है। अब वाटर पोटेंशियल क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ अ लिविंग सिस्टम और अ सेल टू लूज वाटर। यार वाटर पोटेंशियल का मतलब ये कोई भी सेल या कोई भी लिविंग बॉडी कितना पानी अपने अंदर से निकाल सकती है, तो ऐसे कैपेसिटी को हम बोलते हैं वाटर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, किसी भी लिविंग सेल की वो कैपेसिटी, वो अपनी बॉडी में से या अपने सेल में से या अपने टिश्यू में से कितना पानी निकाल सकती है बाहर, ऐसी कैपेसिटी को हम बोलते हैं वाटर पोटेंशियल। अगर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है तो लॉस ऑफ वाटर भी ज़्यादा होगा। अगर लॉस ऑफ वाटर हो रहा है बेटा तो सेल क्या होगा, श्रिंक होगा, फ्लैसिड होगा, यानी कि एक्सोऑस्मोसिस हो रहा होगा, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। अगर वाटर पोटेंशियल कम है तो इसका मतलब ये कि बेटा पानी बाहर कम निकल रहा है बाहर पानी, तो इसका मतलब ये है कि पानी अंदर ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। लॉस ऑफ वाटर कम है तो पानी अंदर ज़्यादा आएगा, एंडोस्मोसिस, और सेल स्वेल होगा, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डीप्लाज्मोलिसिस, ठीक है। आप वाटर पोटेंशियल भी समझ में आ गया भाई, वाटर पोटेंशियल प्लांट्स में होगा, ठीक है, और ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो एनिमल्स में होगा। बस इतनी बात भी याद रख लेनी। आप टाइप्स ऑफ सोल्यूशन पे आओ, बेस्ड ऑन टॉनिसिटी के बेस पे क्या नाम दिया, 3 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन भाई। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूट का कॉन्टेंट ज़्यादा होगा, ठीक है ना। हाइपरटोनिक में सॉल्यूट कम होगा, आइसोटोनिक में सॉल्यूट और सॉल्वेंट बराबर होगा, ठीक है। अब ना यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल
दी हुई है बेटा, एग्जाम्पल ये दी हुई है कि हमारे जो सेल है ना बेटा, उसमें हमेशा 0.9% क्या नाम है सोडियम क्लोराइड होता है। क्या 0.9% हमेशा सोडियम क्लोराइड होता है, तो यानी कि इतना नमक होता है। ठीक है, अगर सपोज कर लो मैंने 1.5% वाले NaCl वाले सॉल्यूशन में उसको पुट कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यही है ना कि मेरा जो क्या नाम है सॉल्यूट है, मतलब जो मेरा सेल है वो क्या बन जाएगा, वो तो हाइपरटोनिक बन जाएगा, क्योंकि मेरे सॉल्यूशन में ज़्यादा सॉल्यूट है, तो मेरा सॉल्यूशन हाइपरटोनिक बन जाएगा। तो इस किस्म की एग्जाम्पल है बेटा। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन एंड सेल, हमारे सेल में हमेशा याद रखना 0.9% NaCl होता है। ठीक है, अच्छा भाई, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया भाई, हमेशा याद रखना है भाई पानी हाई टू लू जाएगा। बस यार ये जितनी बातें हैं ना डायग्रामेटिकली बेटा, ये बाद में समझना, पहले समझो हमेशा पानी कैसे जाता है हाई टू लो। यहाँ पे लिखा हुआ है ना हाई टू लो, पानी हमेशा हाई टू लो जाएगा। ठीक है ना, और एक्सोस्मोसिस का मतलब ये कि बेटा वाटर बाहर आ रहा है। ठीक है ना, इस केस में एक्सोस्मोसिस के केस में जब पानी बाहर जा रहा है तो सेल श्रिंक हो जाए, सुकड़ जाएगा, क्योंकि उसमें से पानी निकल के आएगा। ठीक है, तो वो इस प्रोसेस को, ये जो सेल श्रिंक होता है इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस। अब वाटर अगेन हाई टू लो हो जाएगा, तो एंडोस्मोसिस में अगर पानी बाहर ज़्यादा तो जाहिर सी बात है पानी अंदर आएगा। ठीक है, जब पानी अंदर आएगा तो एंडोस्मोसिस, एंडो मीन्स इनसाइड। ठीक है, और osmosis मतलब होता है मूवमेंट ऑफ वाटर, यानी इनसाइड मूवमेंट हो रही है वाटर की, तो यानी वाटर मूव्स इनसाइड। ठीक है ना, सेल्स केस में स्वेल फूलेगा, क्या नाम है टर्जिड हो जाएगा। ठीक है, फ्लैसिड उस केस में होता है, इस केस में टर्जिड हो जाएगा। तो इस फिनोमिना को हम बोलेंगे, जब सेल स्वेल हो जाती है तो सेल की स्वेलिंग को हम बोलते हैं डीप्लाज्मोलिसिस। ठीक है, उसके बाद मेरा बेटा एप्लीकेशंस में आ जाओ, तो भाई एप्लीकेशन कुछ खास नहीं है। ठीक है बेटा, बस ये बात याद रखना, ये जो प्रेशर है वो क्या नाम है हाइपरटोनिक, मीडियम और हनी एंटीबैक्टीरियल। यानी ये कुछ एग्जांपल्स दी जा रही हैं कि ये देखो जो हमारे पास जो हनी होता है ना वो क्या नाम है एंटीबैक्टीरियल होता है। यानी कि अगर आपको कभी थ्रोट में इरिटेशन वगैरह हो तो हम बोलते हैं हनी खाओ, क्योंकि हनी क्या होता है एंटीबैक्टीरियल। वो किसको मारता है? वो मारता है बैक्टीरियाज को। ठीक है, अब ना बेटा मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे अगर मैं अपनी बॉडी में हाइपरटोनिक इंजेक्शन लगाऊँ, क्या लगाऊँ? हाइपरटोनिक इंजेक्शन लगाऊँ, तो मेरे ब्लड सेल्स शेयरिंग हो जाएंगे, और जब ब्लड सेल्स शेयरिंग हो जाएंगे तो उस फिनोमिना को हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। मेरा बेटा अगर मैं हाइपरटोनिक इंजेक्शन लगाऊँ तो मेरे ब्लड सेल्स स्वेल हो जाएंगे, फूल जाएंगे, तो इस प्रोसेस को मैं बोलूँगी डीप्लाज्मोलिसिस। आइसोटोनिक इंजेक्शन लगाने में मेरा बेटा कोई ऑस्मोसिस नहीं होगा, तो नो सेल डेथ, कोई सेल की डेथ ही नहीं होगी, ना वो श्रिंक हो रहा है ना वो स्वेल हो रहा है, अपनी नॉर्मल कंडीशन में होगा। ठीक है, उसके बाद बेटा एक इन्फॉर्मेशन की बात है, अगर आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है तो हम क्या करते हैं, आपको नॉर्मल सेलाइन यानी कि नमक का पानी देते हैं, जिसमें 0.9% के नाम में सोडियम क्लोराइड होना चाहिए। क्यों बेटा? क्योंकि बेटा उतना ही सॉल्ट होना चाहिए आपकी बॉडी में जितना कि आपके सेल के अंदर है। ठीक है, तो यानी अगर मैं आपको नॉर्मल सेलाइन की ड्रिप लगा रही हूँ, नमक के पानी होता है, वो ड्रिप होता है जो नमक का पानी होता है बेसिकली नॉर्मल सेलाइन, तो बेटा ये इसमें हमेशा 0.9% सॉल्ट होगा। क्यों होगा बेटा? इसलिए क्योंकि आपके सेल के अंदर भी 0.9% ही सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, और अगर बच्चों कहने की बात ये बेटा कि हमें ना अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या रखना है कांस्टेंट, बॉडी में जितना नमक है उतना ही रहना है, बढ़ना नहीं है, तो 0.9% ही होना चाहिए। ठीक है, और बेटा जब कभी भी बच्चों की नाक बंद हो जाती है ना तो हम उनको लगाते हैं क्या? नॉर्सेलीन। क्या लगाते हैं? नॉर्सेलीन। नॉर्सेलीन होता है, ठीक है, एक क्या नाम है दवाई है, उसमें भी 0.9% NaCl होता है। ठीक है बेटा, मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इससे ज़्यादा नहीं होगा बेटा। उसके बाद क्या नाम है ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हम पढ़ लेते हैं। भाई यार देखो, ऑस्मो रेगुलेशन फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स का मतलब ये है जो कि क्या नाम है ना झीलों में रहते हैं ना, झीलों में जो रहते हैं फ्रेश मीठे पानी में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनमें ऑस्मो रेगुलेशन कैसा होता है? तो बेटा उनका एनवायरनमेंट कैसा है? फ्रेश वाटर में बेटा सॉल्ट कम होता है और पानी ज़्यादा होता है। ठीक है, अब ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जाहिर सी बात है अपोजिट होगा, सॉल्ट ज़्यादा होगा और वाटर कम होगा। आपको पता है ऑर्गेनिजम्स आर हाइपरटोनिक टू दियर एनवायरनमेंट, यानी कि जिनकी बॉडी में सॉल्यूट ज़्यादा वो हाइपरटोनिक है। तो भाई ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में सॉल्ट ज़्यादा है लेकिन बाहर जो एनवायरनमेंट है उसमें सॉल्ट कम है, तो जो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी है वो हाइपरटोनिक हो गई। अब प्रॉब्लम होगा एंडोस्मोसिस का, आपको पता है पानी ज़्यादा से कम की तरफ जाते हैं, यानी बाहर पानी ज़्यादा है तो इनकी ना बॉडी में इन्फ्लक्स यानी कि एंटर हो जाएगा पानी। ठीक है ना, गिल्स और स्किन के जरिए पानी एंटर होगा, किसके जरिए? गिल्स और स्किन के जरिए पानी एंटर होगा। अब यार प्रॉब्लम ये हो रही है कि पानी गिल्स और स्किन के जरिए कंटिन्यूसली अंदर आ रहा है, बॉडी फूल जाएगी, बॉडी क्या हो जाएगी? फूल जाएगी, बॉडी में वाटर के लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो बेटा रिमूवल करना पड़ेगा, वाटर को रिमूव करना पड़ेगा। और बेटा वाटर को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे? यूरिन, ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन पास करवाएंगे। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन पास करेंगे क्योंकि इनकी बॉडी में कंटिन्यूसली पानी आ रहा है, तो रिमूवल ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, और यूरिन में बेटा पानी ज़्यादा होगा। और बेटा ऐसा यूरिन जिसमें पानी ज़्यादा हो उसको हम बोलते हैं डाइल्यूट यूरिन। ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, बिल्कुल वाइट कलर का। आप कभी नोट करना, जो रमज़ानों में हम लोग यूरिन पास करते हैं वो येलो कलर की होती है, वो बेटा वो कंसनट्रेटेड यूरिन होती है, उसमें वाटर के लेवल कम होता है, वाटर कम होता है और सॉल्यूट ज़्यादा होता है। और बेटा ये जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होंगे ये यूरिन ऐसा यूरिन पास करेंगे जिसमें वाटर ज़्यादा होगा और
ऐसा यूरिन जिसमें वाटर ज़्यादा उसको हम बोलते हैं डाइल्यूट यूरिन, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है वाइट कलर का, ठीक है ना। अब वाटर तो एक्सक्रीट हो गया, ठीक है। अब मसला ये हुआ बेटा, जब हम यूरिन पास कर रहे हैं ना, तो मसला ये हो रहा है कि सॉल्ट भी जा रहा है। अब बॉडी में तो सॉल्ट है ना, तो जब हम यूरिन पास करें तो बेटा सॉल्ट तो अब मिनरल का लॉस हो रहा है। सॉल्ट रिमूव है साइड इफेक्ट, ये साइड इफेक्ट हो रहा है। ये यूरिन ज़्यादा यूरिन पास करने का साइड इफेक्ट क्या हो रहा है कि सॉल्ट भी रिमूव हो रहेगा। तो भाई स्पेशल सॉल्ट सेल्स होते हैं क्या आपकी इनकी बॉडी में, सॉरी हमारी बॉडी में कहाँ से आ गया, हम कौन से फ्रेश वाटर में रहते हैं। तो इनकी बॉडी में स्पेशल सॉल्ट सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं आयोनोसाइट्स, ठीक है, जो ये क्या करते हैं एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि एब्जॉर्ब करते हैं सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम के आइंस एनवायरनमेंट से, ठीक है, और वापसी से क्या नाम है ब्लड में दे देंगे। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि सॉल्ट के लेवल, यानी कि जो सॉल्ट लॉस हो रहा है एज अ साइड इफेक्ट, वो क्या हो जाएगा, वो मेंटेन हो जाएगा, ठीक है ना, यानी हाइपरटोनिसिटी मेंटेन हो जाएगी। अब बेटा अब हाइपरटोनिसिटी तो मेंटेन हो गई। अब हमने क्या करना है, बस ये बात याद रखनी है, आयोनोसाइट्स बेटा फिशेस के पास होगा और एम्फीबियंस के पास होगा। फिशेस के पास होगा तो उनके गिल्स में प्रेजेंट होगा आयोनोसाइट, होगा एम्फीबियंस की बात करूँ तो उनके स्किन में प्रेजेंट होंगे आयोनोसाइट सेल, जो कि सॉल्ट सेल्स हैं, जो कि क्या नाम है सॉल्ट के आयन को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ऑस्मो रेगुलेशन मरीन वाटर के अंदर, मरीन का मतलब होता है खारा पानी, तो बेटा खारे पानी में तो सॉल्ट ज़्यादा होगा, ठीक है, यानी सॉल्यूट ज़्यादा होगा। तो इनका एनवायरनमेंट में क्या है, सॉल्ट ज़्यादा वाटर का, ठीक है, और ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में अपोजिट होता है, तो इनमें सॉल्ट कम होगा और वाटर ज़्यादा होगा। वाटर हाई टू लो जाता है, और एरो नज़र आ रहा है, ओरो बोल रही हूँ, एरो नज़र आ रहा है, हाई टू लो जाएगा। वाटर कैसे जाएगा बेटा, हाई टू लो जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम होगा एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस का मतलब क्या है भाई, इनकी बॉडी में पानी ज़्यादा ना, इनकी बॉडी से कंटिन्यूसली पानी जाता रहेगा, तो बॉडी लेवल में H2O के लेवल गिर जाएंगे, यानी डिहाइड्रेशन हो जाएगी, वाटर की कमी हो जाएगी। अब मेंटेनेंस कैसी होगी, मरीन ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूसली ड्रिंक वाटर। अब ये बड़ा बड़ा मुँह खोलेंगे और पानी को क्या करेंगे, अंदर लेंगे, बड़े बड़े मुँह खोलेंगे और पानी को अंदर लेंगे, ठीक है। अब और इनकी यूरिन कैसे होगी, कंसनट्रेटेड यूरिन, क्योंकि इनको पानी को बचाना है, इनको पानी को क्या करना है, बचाना है, सेव करना है, तो इसलिए इनकी यूरिन हुई कंसनट्रेटेड यूरिन। कंसनट्रेटेड यूरिन वो यूरिन होता है जिसमें वाटर के लेवल कम होता है और मिनरल सॉल्ट ज़्यादा होंगे, ठीक है, क्योंकि ये जब बड़ा बड़ा मुंह खोलेंगे और पानी अपने अंदर लेंगे ना, तो जाहिर सी बात है खारा पानी है तो उसमें नमक भी आ जाएगा, तो ये नमक भी अपने यूरिन से पास करेंगे, तभी तो कंसनट्रेटेड यूरिन है, क्योंकि उसमें क्या होगा, सॉल्यूट ज़्यादा होगा, वाटर कम होगा। और ऐसी यूरिन को हम स्केंटी यूरिन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्केंटी यूरिन भी बोलते हैं बेटा। कंसनट्रेटेड यूरिन का मतलब है उसमें वाटर कम होगा, और स्केंटी यूरिन इसलिए बोलते हैं इनसफिशिएंट का मतलब है कि इसमें वाटर की कमी होती है ना, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्केंटी यूरिन, ठीक है। किसी ने पूछ लिया कि भाई कंसनट्रेटेड यूरिन को हम स्केंटी यूरिन इसलिए बोलते हैं, भाई क्यों बोलते हैं, भाई इसलिए बोलते हैं कि इनसफिशिएंट यानी कमी होती है उसमें पानी की, ठीक है। डिहाइड्रेशन था, इनको प्रॉब्लम कौन सा था, डिहाइड्रेशन का, तो इन्होंने वाटर ड्रिंक किया, बड़ा बड़ा मुँह खोला और पानी पी लिया, लेकिन सॉल्ट भी बिल्डअप हो गया बॉडी में, सॉल्ट भी आया, बाहर खारा पानी है ना, जो वो बड़ा बड़ा मुँह खोल के बड़े मज़े से पीना, तो सॉल्ट भी अंदर आ गए। अब सॉल्ट बिल्डअप हो गए, अब रिमूव करना पड़ेगा एक्सेस सॉल्ट को, ठीक है ना, दैट कम्स ड्यूरिंग कंटिन्यूस ड्रिंकिंग ऑफ वाटर। अब उन सॉल्ट को हमने क्या करना है, रिमूव करना, ठीक है। अब ये बात याद रखो, अल्लाह ताला ने हर किसी का इंतजाम किया हुआ है। इनको अल्लाह ताला ने 2 ग्लैंड्स दिए, एक होता है रेक्टल ग्लैंड जो कि इंटेस्टाइन में होता है, और एक होता है सॉल्ट ग्लैंड्स, ठीक है। सबसे पहले समझो आइंस की 2 टाइप्स होती हैं, डाइवैलेंट आइंस और मोनोवैलेंट आइंस, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 9 में। डाइवैलेंट आइंस वो आइंस होते हैं जिनके ऊपर चार्ज होता है 2, और मोनोवैलेंट, मोनो मीन्स 1, तो इनके ऊपर 1 चार्ज होता है। तो भाई ये जो रेक्टल ग्लैंड होता है ना, जो कि इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, ये डाइवैलेंट आइंस को रिमूव करते हैं, डाइवैलेंट को, ठीक है। और जो सॉल्ट ग्लैंड होते हैं वो क्या नाम है, मोनोवैलेंट आइंस को रिमूव करेंगे, ठीक है। अब ऑस्मो रेगुलेशन, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, अब ये तो ज़मीन में रह रहे हैं, इनके अंदर तो पानी की कमी होगी ही होगी, क्योंकि वो दोनों के दोनों पानी में रह रहे थे, तो उनमें कोई पानी की कमी नहीं थी, ठीक है। इनके अंदर तो पानी की कमी होगी ही होगी। प्रॉब्लम क्या है, डिफिशियंसी ऑफ वाटर, ठीक है। मेंटेनेंस क्या होगी, वाटर कंजर्वेशन, वाटर को सेव करना पड़ेगा। अब क्रस्टेशियंस होते हैं जैसे क्रैब्स हो गए, लैब्स्टेंस हो गए, एक्सोस्केलेटन होता है इनके पास, क्या होता है, एक्सोस्केलेटन होता है जो कि हार्ड होता है और वाटर लॉस को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है ना। इनके पास क्या होता है, एक्सोस्केलेटन, इनके बाहर क्या नाम अल्लाह ताला ने स्केलेटन जो रखा है उसको हम बोलते हैं एक्सोस्केलेटन, जो कि कैरेटिन प्रोटीन, काइटिन और कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनता है। कैरेटिन एक प्रोटीन होती है, काइटिन एक कार्बोहाइड्रेट होती है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड की एग्जांपल, और कैल्शियम कार्बोनेट क्या है बेटा, मिनरल है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको क्या बताया, अल्लाह ताला ने क्रस्टेशियंस को क्या नाम में क्या दिया, एक्सोस्केलेटन दिया, जिसके जरिए वाटर क्या करते हैं, कंजर्व करने की कोशिश करते हैं, जो कि क्या नाम है, कैरेटिन, काइटिन और कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना है। अब डेजर्ट एनिमल्स में बेटा क्या होता है कि अल्लाह ताला ने उनको नेचुरली सबर दिया होता है, टॉलरेट की डिग्री उनकी बहुत हाई होती है, बहुत देर तक के वो क्या नाम है, प्यासे रह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि बेटा मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो कैंगरू रेट्स बहुत कॉमन एग्जाम्पल है डेजर्ट एनिमल्स में, बेटा कैमल्स की भी एग्जाम्पल्स होती है, लेकिन हमारी बुक में लिखा होगा, मैं लिखना भूल गई। दिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज़ कॉल्ड एनहाइड्रोस्टोसिस, ठीक है ना। और ये जो बेटा इनकी बॉडी में नेचुरली रेजिस्टेंस है ना, कि पानी की कमी को बर्दाश्त कर लेते हैं, इस प्रॉपर्टी को, इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर को हम क्या बोलते हैं, दिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज़ कॉल्ड एनहाइड्रोबियोसिस, क्या बोलते हैं, एनहाइड्रोबियोसिस, ठीक है, एनहाइड्रोबियोसिस बोलते हैं इस कैरेक्टरिस्टिक को। अब बेटा ये पता है, अब इनके पास पानी नहीं मिला, सहरा में पानी नहीं है, तो ये कैसे अपनी पानी की कमी को पूरा करता है, आइए मैं बताती हूँ, सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए। कैसे, सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए। हर वो रेस्पिरेशन जो कि आपकी बॉडी की एवरी सेल में होती है, किडनी के सेल, लिवर के सेल, हर सेल में होती है, उसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए 90% वाटर क्या नाम है,
90% वाटर की डिमांड फुलफ़िल कर लेते हैं 90% वाटर की डिमांड ये किस तरीके से फुलफ़िल करते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन के ज़रिए। सेलुलर रेस्पिरेशन में मेरा बेटा क्या होता है, फूड ऑक्सीडाइज़ होता है। वो फूड कौन सा होता है? ग्लूकोज होता है। तो बेटा ये जो ग्लूकोज है C6H12O6, ये क्या नाम है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टूटता है और क्या बनता है हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो बेटा यहाँ पे जो मेन मकसद है समझाने का ये कि बेटा ये जो ये वाला वाटर है ना, बाय प्रोडक्ट, ठीक है, एनर्जी तो मेन मकसद है, लेकिन जो बाय प्रोडक्ट है ना मेरा बेटा, इसके ज़रिए क्या होता है, इसके ज़रिए अपनी डिमांड 90% वाटर की डिमांड फुलफिल कर लेते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन में जो बाय प्रोडक्ट का वाटर बन रहा है ना, बाय प्रोडक्ट एज अ बाय प्रोडक्ट वाटर बन रहा है, उससे हम क्या करते हैं, वो अपनी डिमांड को फुलफिल कर लेते हैं। ठीक है, सपोज कर लो, खुद बताओ कितना खाना खाता होगा ऊँट, कभी बॉडी में ग्लूकोज ख़त्म नहीं होगा? ख़त्म हो गया ग्लूकोज, अब क्या होगा? अब बेटा वो फैट को ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा। अब किसको ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा? फैट को ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है ना भाई, बात समझ में आ गई? अच्छा भाई, अब क्या आ गए, एनिमल्स दो टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से भाई? ऑस्मो रेगुलेटर्स और ऑस्मो कन्फर्मर्स। ऑस्मो रेगुलेटर्स वो होते हैं जिनकी बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन होता है, ठीक है, जिनकी बॉडी में क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस होता है। मेंटेन इंटरनल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन डिफरेंट टू दियर एनवायरमेंट, मतलब कि यार इनका इंटरनल एनवायरमेंट अलग होगा, इनकी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन अलग होगी और बाहर की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन अलग होगी। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन का मतलब होता है नमकियात, ठीक है। हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक टू दियर एनवायरमेंट, ये हाइपरटोनिक भी हो सकते हैं और हाइपरटोनिक भी हो सकते हैं एज कम्पेयर टू दियर एनवायरमेंट। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, इनमें ऑलमोस्ट ऑल फ्रेश वाटर एनिमल्स आ जाएंगे। मोस्ट ऑफ द मरीन इनवर्टिब्रेट्स आ जाएंगे, क्योंकि बेटा मरीन इनवर्टिब्रेट्स ऑस्मो कन्फर्मर्स होते हैं और जो मरीन इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जो मरीन इनवर्टिब्रेट्स होते हैं वो ऑस्मो कन्फर्मर्स होते हैं और जो मरीन वर्टिब्रेट्स होते हैं वो ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं। अब ऑस्मो कन्फर्मर्स में आ जाओ यार, ये वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन का जो मैकेनिज्म है वो एब्सेंट होगा। मेंटेन करते हैं इंटरनल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन सिमिलर टू एनवायरमेंट। जैसे सपोज कर लो मैं अगर स्विमिंग पूल में जाऊँगी तो क्या होगा, क्या मेरे अंदर जितना नमक उतना स्विमिंग पूल के अंदर भी होगा? नहीं, मैं क्या हूँ, मैं ऑस्मो रेगुलेटर, मेरी बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन का मैकेनिज्म रखा है अल्लाह ताला ने। तो ऐसा नहीं होगा कि मैं पानी में जा रही हूँ तो मेरा नमक और बाहर वालों का नमक सेम हो जाएगा। ये जिस भी इन्वायरमेंट में जाएंगे ना, ये अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे ऑस्मो कन्फर्मर्स, यानी कि अपने इन्वायरमेंट से सेम रखने की कोशिश करेंगे। तो जो इनकी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होती है वो बिल्कुल सेम होती है, ये उनके इन्वायरमेंट की रिस्पेक्ट से। अगर ये फ्रेश पानी में नहीं होते, ये ऑस्मो कन्फर्मर्स मरीन इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। तो ये मरीन इनवर्टिब्रेट्स होंगे ना, तो जितना नमक बाहर होगा उतना ही नमक इनकी बॉडी के अंदर होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है ना। आइसोटोनिक टू दियर एनवायरमेंट, आइसोटोनिक यानी कि भाई सेम होते हैं। आइसोटोनिक, आइसो मीन सेम, तो सेम होती है ना इनकी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, तो इसलिए ये आइसोटोनिक टू दियर एनवायरमेंट होते हैं। मरीन इनवर्टिब्रेट्स की एग्जाम्पल ले लो बेटा, जेलीफिश वगैरह, ठीक है ना। फ्यू फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर इनवर्टिब्रेट्स, कुछ क्या नाम है फ्रेश वाटर में भी इनवर्टिब्रेट्स रहते हैं, ठीक है ना, जैसे कि हैग फिश हो गई, ठीक है ना, और इलास्मो ब्रांचेस हो गई। तो बेटा ये सब एग्जाम्पल्स हैं किसके, ऑस्मो कन्फर्मर्स के। इलास्मो ब्रांचेस बेटा शार्क्स होती हैं और रेडी फिश होती है, ठीक है ना। इलास्मो ब्रांचेस को बता दें मैंने क्या होती है, आपको कुछ पिक्चर नजर आ रही है ना, इलास्मो ब्रांचेस के एग्जाम्पल्स हैं। बोनी मरीन फिशेस को ना हम क्या बोलते हैं बेटा, हम बोलते हैं टीलियोस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? टीलियोस्ट। ये ना बहुत ज़्यादा MCQs में आता है तो मैंने सोचा लिख लूँ। तो बोनी मरीन फिशेस को हम क्या बोलते हैं? टेलियोस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। और मरीन इनवर्टिब्रेट्स यानी कि जैसे जेली फिश हो गई, सब क्या है बेटा, ऑस्मो कन्फर्मर्स हैं, ठीक है ना। इनमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एनवायरमेंट बिल्कुल सेम होगी, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन द बॉडी, मतलब सॉल्ट जितना एनवायरमेंट में इनके, ठीक है, जितनी मिकदार, कंसंट्रेशन का मतलब होता है मिकदार, जितनी कंसंट्रेशन सॉल्ट की क्या नाम है इनके एनवायरमेंट में होगी उतनी ही इनकी बॉडी के अंदर होगी। तो मरीन इनवर्टिब्रेट्स क्या आएंगे बेटा, ये ऑस्मो कन्फर्मर्स होते हैं जिनकी बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस नहीं होता। और बोनी मरीन फिशेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? टीलियोस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीलियोस्ट, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। सही है बच्चों, सही है। अब मैंने आपको क्या बताया बेटा, हाँ अब ना इनको क्या करना है, इनको ये जो ऑस्मो कन्फर्मर्स होंगे इनको अपना इन्वायरमेंट से सॉल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना है। उसके लिए इनको क्या चाहिए होंगे? ऑस्मोलाइट्स चाहिए होंगे। क्या चाहिए होंगे? ऑस्मोलाइट्स। ऑस्मोलाइट्स क्या होते हैं यार? ये वो कंपाउंड होते हैं जो कि इनकी बॉडी में नमकियात को मेंटेन करते हैं। यानी कि यार देखो, जो ऑस्मो कन्फर्मर्स है ना, उनको क्या करना है, मरीन में जितना सॉल्ट है, तुम खुद बताओगे, मैंने तुम्हें सपोज करो कि तुम अभी क्या नाम है ऑस्मो कन्फर्मर हो, तो तुम्हारी बॉडी में इतना नमक कैसे आ जाएगा कि जितना समंदर में होगा। तो नमकियात मेंटेन रखने के लिए इनको ऑस्मोलाइट्स चाहिए होते हैं। ऑस्मोलाइट्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो क्या करते हैं, इनकी बॉडी में नमकियात को बिल्कुल मरीन एनवायरमेंट जैसा कर देते हैं। तो हमारे पास दो ऑस्मोलाइट्स हैं, एक यूरिया, दूसरा है टिमाओ। टिमाओ क्या है भाई? ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड। टिमाओ क्या है? ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड। तो भाई यहाँ पे क्या होगा, हमने ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड यानी कि ऐसे ऑस्मोलाइट्स को यूज़ करना है, ठीक है। ऑस्मोलाइट्स को यूज़ किया हमने यूरिया एंड टिमाओ, ठीक है, ब्लड में, ठीक है। इनके ब्लड में अल्लाह ताला ने रखा है, नेचुरली हम थोड़ी डाल रहे हैं। अल्लाह ताला बता रही हूँ, अल्लाह ताला की कारकर्दगी बता रही हूँ कि अल्लाह ताला ने कैसे ऑस्मो कन्फर्मर्स का इन्वायरमेंट उनसे मैच रखा हुआ है, उनके इन्वायरमेंट से, मतलब उनका बॉडी का इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का कैसे मैच हो जाता है, क्योंकि उनके पास क्या होता है, उनके ब्लड में दो कंपाउंड होते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑस्मोलाइट्स। ऑस्मोलाइट्स वो होते हैं जो कि उनके ब्लड में क्या करते हैं, नमकियात को उनके बाहर वाले इन्वायरमेंट जितना कर देते हैं। वो दो कंपाउंड है यूरिया एंड टिमाओ। टिमाओ क्या है? ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड। क्या है भाई? ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड। भाई देखो, अब पहले यूरिया की बात करो। यूरिया बहुत हाईली टॉक्सिक कंपाउंड है। हाई लेवल ऑफ यूरिया क्या होता है? डैमेज करता है प्रोटीन। हाई लेवल ऑफ यूरिया क्या करता है? डैमेज करता है प्रोटीन को। सही है। अब भाई प्रोटीन डैमेज हो रही है। यूरिया क्या है भाई? यूरिया है काउट्रोपिक। यूरिया क्या है भाई? काउट्रोपिक, यानी कि ये डीनेचरिंग एजेंट है, यानी कि भाई ये किसी भी चीज़
की नेचर को बर्बाद करने की सलाहियत रखता है। प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, और प्रोटीन किससे मिलकर बनी है? अमाइनो एसिड से। अब अमाइनो स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी होता है, ठीक है ना, और क्या नाम है ब्रेक एंड यहाँ पे ये क्या होगा भाई, मैंने आपको ये बताना चाह रही हूँ भाई, अमाइनो स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी होता है, आयनिक बॉन्ड्स भी होते हैं। तो ये जो क्या नाम है यूरिया है ना, ये सारे के सारे क्या करता है, ये प्रोटीन को डिस्टर्ब करता है ना, प्रोटीन को डिस्टर्ब करता है, तो प्रोटीन को डैमेज करता है। तो प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनी, अमाइनो एसिड में हाइड्रोजन बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड होता है, ये सारे के सारे तोड़ देगा यूरिया, ठीक है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने क्या रखा है, इसीलिए अल्लाह ताला ने टिमाओ भी रखा है यूरिया के साथ। यूरिया क्या करता है भाई, यूरिया क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है, और टिमाओ क्या करता है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को प्रिवेंट करता है, बचाता है। वो तोड़ेगा ये बचाएगा, वो तोड़ेगा वो बचाएगा, लेकिन दोनों मिलकर एक साथ क्या करेंगे, नमकियात को मेंटेन रख लेंगे। समझ आई? यूरिया क्या करता है, प्रोटीन को डैमेज करता है, टिमाओ क्या करता है, प्रोटीन को प्रिवेंट करता है, बचाता है टूटने से, ठीक है। सो बेटा दैट्स इनफ फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।